तो क्या हर कोई यही समझता है कि यार कराची जो है ये सोने की खान है, अब इसमें से जितना निकाल सकते हो निकाल लो? ये टैंकर माफिया आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ कमाता है, कि कोई 2 करोड़ कमाता है? ये अरबों का गेम है। जिस दिन आप कराची को कराची का हक दे दोगे, जितना पानी ये डिजर्व करता है, तो ये जो अरबों की करप्शन होती है और अरबों के पैसे लिए जाते हैं, ये फिर कौन लेगा? मजलूमों का साथी है। चले इस पे डिबेट कर लेते हैं। और जो एमकेएम के हमें अंदरूनी इख्तलाफात नजर आते हैं, ये इनमें कितनी सच्चाई है? जिस मुद्दे पे आप बात करना चाह रहे हैं वो दूसरा वाला है, एक हलाल वाला काम है। एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं, तो इनकी जिंदगी बड़ी लेविश होती है, जबरदस्त। मैं कोई रिटायर नहीं होता। मैं रिटायर से मेरा मतलब है कि सुना नहीं होता, थोड़ा साइड में हो जाते हैं। साइड में कोई नहीं होता, साइड लाइन हो जाते हैं, जब दिल दूसरे लोग आ जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में मार, मोबाइल फोन छीनते हुए मार। यही मोबाइल फोन क्यों नहीं छीनते पूरे पाकिस्तान में? सिर्फ कराची में ही क्यों हो रहा है? जो मैंने दूसरा सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया आपने, घबरा गए? किसी में हिम्मत नहीं है। तो ऐसा होगा कि एक आवाज आएगी और कराची बंद हो जाएगा, ऐसा कभी होगा? देखिए एनजीओ जो है ना अब दिखावा बन चुका है। अच्छा, सारी दिखावा बन चुकी हैं या कुछ एनजीओ काम कर रही हैं? मैं तो कहता हूँ सिर्फ 5% कर रही होंगी, 95% नहीं कर रही। इमरान खान साहब को आप किस नजर से देखते हैं? सियासत जो है ना वो टेस्ट मैच है, T20 नहीं। इसको थोड़ा टुक टुक करके भी खेलना होगा। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर हम सियासत की बात करें तो किसी अखाड़े से कम नहीं। मगर एक बात कराची की जो नुमाया रही वो है नौजवानों की कुव्वत, उनकी ताकत, उनका जोश और उनका फैसला। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जिनकी हम बात करें तो उन्होंने बिजनेस, तालीम और कोचिंग जैसे मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशन में कामयाबी हासिल की और उसके बाद सियासत में कदम रखा। उन्होंने अपनी आला तालीम यूके और मलेशिया की मारूफ यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। उसके बाद बिजनेस में कामयाबी हासिल की, नौजवानों की रहनुमाई की और उसके बाद एमकेएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। आखिर एक आला तालीम याफ्ता, एक विजनरी, नौजवानों की रहनुमाई करने वाला इंसान, ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने सियासत में कदम रखा, और वो भी एक ऐसी पार्टी में जिसके ऊपर हमेशा तनाज़ात के साए मंडलाते रहते हैं। उन्होंने ज्वाइन की एमकेएम पाकिस्तान। तो ये सारे सवाल और बहुत सारे सवाल हम पूछेंगे जो कि एमपी हैं डॉक्टर अब्दुल बासित से। उनको वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राहिल भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे करवाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप उसको कैसे, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको कैसे पूरा करते हैं। एक नारा है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उस नारे को हमने, मतलब आप ये कह लें कि नींद में भी कोई पूछेगा तो शायद उस नारे का जवाब देगा। वो नारा है मजलूमों का साथी है डैश। इसको आप पूरा करें। मजलूमों का साथी है कराची के रिहायशी, कराची की पार्टी एमकेएम पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक बुनियादी मेरा सवाल है आपसे, सबसे पहला, एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन, इसमें एक जो डिफरेंस है वो क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस तो देखें, आपको पता होगा कि जो मुश्किल दौर से हमारी पार्टी गुजरी, हमने एक मुश्किल फैसला करा, वो पाकिस्तान के लिए ही करा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुश्किल की घड़ी से निकले और अब कहीं जाके हम स्टेबल हुए हैं। और अब आगे फ्यूचर का जो हमने विजन रखा हुआ है, जो आइडियोलॉजी हमारी पार्टी ने रखी हुई, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आप देखेंगे अपने वाले वक्त। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिविजुअल डॉक्टर अब्दुल बासित की, तो इसको आप एक पैराग्राफ में या एक लाइन में या कुछ जुमलों में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि डॉक्टर अब्दुल बासित आखिर क्या है? डॉक्टर अब्दुल बासित एक आम शहरी है कराची का, जो खिदमत करना चाहता है, अभी काम करना चाहता है ईमानदारी और ऑनेस्टी से, और पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी की पॉलिसी पे बिल्कुल डट कर काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल बासित की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी मैं एक आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बच्चे होते हैं, जब आप भी ऑफ कोर्स छोटे होंगे तो कुछ सोचा होगा कि यार मैं बड़ा होकर ये करूँगा, या मैं पायलट बनूंगा, या मैं ये करूँगा, या मैं सियासत में आऊँगा। आपका विजन क्या था कि यार मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये फॉलो करूँगा, इसको फॉलो करूँगा, ये करूँगा? क्या था दिमाग में? देखिए, बचपन से ही बहुत प्रैक्टिकल था। बचपन से एक चीज़ सोची भी थी कि इंशाल्लाह जब डिग्री कंप्लीट करेंगे तो कुछ बिजनेस की फील्ड में कुछ करेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए मैं मलेशिया चले गया था, डिग्री कंप्लीट करी, फिर मास्टर्स कंप्लीट करा, फिर पीएचडी में चले गए, उसके साथ फिर जॉब करी। तकरीबन 7 साल मैंने यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर पढ़ाया, और उसके बाद
पेरेंट्स के लिए, अपने शहर के लिए वापस आए और फिर एक डिफरेंट फील्ड मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसमें फिर हमने सर्व करना शुरू करा है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, एक बंदे का फैसला होता है ना कि यार मैं जो हूँ अब पार्टी ज्वाइन करने वाला, तो ऐसा क्या थॉट आया कि भाई नहीं, मैंने जाना है ऐसी पार्टी के अंदर जिसके अंदर पहले अगर हम देखें तो तनाज़ात जो हैं बड़े उसके साए मंडलाते रहते हैं, बड़ी सुर्खियों में भी रहती है, तो ये क्या वजह है कि इसको कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं या उसी के रंग में ढलने वाले हैं? देखें, जो रंग आप ढलने की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता कौन सा वाला रंग है। जिस पार्टी को मैं जानता हूँ, जिस एमकेएम पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूँ इनका जो आइडियोलॉजी और जो विजन है वो क्लियर है। हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल साहब हों, हमारे दूसरे लीडर्स हों, मुस्तफ़ा कमाल भाई हों या फारूक भाई हों, इनकी क्लियर एक विजन है कि कराची को बेहतर बनाना है, कराची के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करके दिखाना है। बेशक हम लोग मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन वो मुश्किल दौर हर पार्टी पे आता है। बेशक हम पे कुछ ज़्यादा टाइम रहा होगा, लेकिन अब वो टाइम निकलेगा और हम उभरेंगे भी और कराची को भी बेहतर बनाएंगे और पाकिस्तान के लिए जो जो कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो हल्का है उसकी हम बात करते हैं, PS 124, ये मेरा ख्याल है नॉर्थ कराची का एरिया लगता है। अब उसके अंदर हमने देखा कि आपने पानी का एक मसला थोड़ा हल किया, मैंने वीडियो भी देखी, आपकी तकरीर भी देखी। तो पानी कराची की एक बुनियादी ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर पानी जो है पूरा नहीं होता, या कुछ घर जो है वो बगैर पानी के रहते हैं या पानी से नहाते नहीं है, कपड़े नहीं धोते, कुछ भी जो भी पानी के कर सकते हैं। पानी पूरा होता है, लेकिन जो पानी लाइन से आता है उससे नहीं, टैंकर से पूरा होता है। टैंकर माफिया कराची के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। और अगर एक बात हम करें तो सीवरेज बोर्ड जो है, जो पाकिस्तान का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसके जो वजारत है वो एमकेएम के पास भी काफ़ी अच्छा रही, लेकिन ये मसला कभी हल नहीं हुआ। इसकी क्या वजूहत है? देखें, कराची को जो सिंध की जो 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 जितना पानी सिंध को मिलता है उसका कराची को कितना हिस्सा मिलता है आपको ये देखना होगा। पॉपुलेशन जो कराची की टोटल सिंध से अगर हम कंपेयर करें, मेरे ख्याल से 37% है, लेकिन कराची को सिंध का सिर्फ 1% मिलता है पानी। सिर्फ 1%? 1% पानी पे आप चल रहे हो। पहली ये प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम ये है, जो रहा है इक़्तिदार में, मैं नहीं कहता कि हमने सब ठीक कर दिया था, हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ जगहें रह गई होंगी, लेकिन जितना हम कर सकते तो उस टाइम पे किया है। अगर आप मुस्तफ़ा भाई का टाइम देख लें, फारूक भाई का टाइम देख लें, उसमें बहुत बेहतरी हुई थी कराची में। लेकिन अगर अभी मैं अपने हल्के की स्पेसिफिकली बात करूं तो 1965 में मेन लाइंस चेंज की गई थी, जो कि आज तक वो चल रही हैं। उसमें गंदा पानी भी मिक्स हो रहा है, हर पानी की सप्लाई पर लाइनें फट जाती हैं, लीकेज आ जाती है। 15 दिन बाद हमें एक सप्लाई मिलती है सिर्फ पानी की मेरे एरिया में। ठीक है। और ये वो इलाका है जो लोअर मिडिल क्लास है। अब अगर मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ और टैंकर को ही 15,000 रुपये महीना मैंने देने हैं, तो मैं गुजारा कैसे करूँगा? तो इस चीज़ को देखते हुए जो मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकती थी वो तो मैंने करी है। तकरीबन अगर मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ नंबर्स बताऊँ तो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा घरानों को हमने पानी पहुंचाया, जिनको पानी नहीं पहुंच रहा था। कहीं 15 साल से नहीं पहुंच रहा था, कहीं 20 साल से नहीं पहुंच रहा था, कहीं 3 साल 4 साल 5 साल वाले केसेस भी थे। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए देखें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, पानी का जो मेन लाइन्स हैं इनको चेंज करना होगा। आपके पंपिंग स्टेशन 1965 की मशीनरी आज तक चल रही है वहाँ पे, तो इन मोटरों को बदलना होगा, चीज़ें बेहतर करनी होगी और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करनी होगी। जो 1% अभी हमें सिंध से मिल रहा है उसको भी बढ़ाना होगा। वो जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कराची की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होने देगा नहीं कोई। उसकी रीज़न वही है, जैसे आपने कहा कि टैंकर माफिया। ये टैंकर माफिया आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ कमाता है कि कोई 2 करोड़ कमाता है? ये अरबों का गेम है। जिस दिन आप कराची को कराची का हक दे दोगे, जितना पानी ये डिजर्व करता है, तो ये जो अरबों की करप्शन होती है और अरबों के पैसे लिए जाते हैं, ये फिर कौन लेगा? ये बात आपने सही की, लेकिन अब देखें कराची, अगर अब पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, कराची आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो क्या हर कोई यही समझता है कि यार कराची जो है ये सोने की खान है, अब इसमें से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, यहाँ के लोग तो सर्वाइव कर ही जाएंगे, कॉकरोच के जैसे हैं, जैसे कॉकरोच जो है वो मरता नहीं, ये लोग भी मरेंगे नहीं, ये सर्वाइव कर ही लेंगे, तो इनसे जितना हम खींच सकते हैं खींच लें, ऐसा ही है। ये सोच जो है हमारी ना कि कराची वाले सर्वाइव कर ही जाएंगे, इसी वजह से हम इस नहज तक पहुंचे ना।
बड़ा दिल रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए, कराची के शहरियों को रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जुल्म इतना बढ़ जाए। आपको टैक्स मशीन बना दिया है, कराची टैक्स मशीन है एक तरीके से पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए भी। लेकिन आप देख क्या रहे हो, कराची के रिहायशियों को 3 ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि यार इनको मारा कैसे जाए, प्यासा मारो। प्यास से नहीं मरे, टैंकर से खरीदना शुरू हो गए गैरतमंद की तरह। फिर इन्हें दूसरा ऑप्शन दिया कि यार ये प्यास से नहीं मर रहा, टैंकर से खरीद लेता है, रिश्वतें चल रही हैं माफिया के साथ, माफिया ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, इनको दूसरी तरीके से मारो, गटर के ढक्कन हटा दो। लेकिन कराची के रिहायशी फिर भी होशियार थे, उन्होंने डॉजिंग सीख ली। अब तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, अच्छा यार ये दूसरी चीज से भी नहीं मरते तो तीसरी चीज दे दो, स्ट्रीट क्राइम्स में मार दो, मोबाइल फोन छीनते हुए मार दो। यही मोबाइल फोन क्यों नहीं छीनते पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में ही क्यों हो रहा है? तो इसको तो सोचना चाहिए ना, ये माफिया कहाँ की बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई। लेकिन अब ये जितनी आपने 3 चीज़ें बताई, इसमें पानी आ गया, स्ट्रीट क्राइम आ गया, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आ गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कराची का हमेशा से ऐसे ही है, मतलब इसको किस तरह से बेहतर करेंगे, क्या करना पड़ेगा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हो जाए? मैं एग्री नहीं करता। जो बंदा 15 साल पहले कराची में रहता था और अभी बाहर मुल्क किया हुआ है, उसको अभी आप बुला लें और उससे पूछें कि कराची क्या ऐसा ही था या नहीं था। 2008, 7, 9 आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था। क्या सड़कें इतनी टूटी भी थी? नहीं, इतनी टूटी। क्या पानी का इतना इशू था? पानी का इतना, मतलब अब इलाके पे डिपेंड करता है ना। अब लेट सपोज अगर हम बात कर लें किसी पोश इलाके की, कराची की बात करें, तो वहाँ पे अरबों रुपए के घर है, करोड़ों, 100, 20 करोड़, 25 करोड़ का घर है, वो भी छोटा था, और वहाँ पर भी पानी नहीं आता, वो भी खरीद सिर्फ आप एक स्पेसिफिक एरिया डीएचए की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो उसका नाम ले लेते हैं, डीएचए की बात करें। डीएचए में स्टार्टिंग से पानी नहीं है। मैं आपको दूसरी साइड की कराची की बात कर रहा हूँ। डीएचए वाले अफोर्ड कर सकते हैं टैंकर, ठीक है भाई, वो करोड़ रुपए भी कमाता है, 20 लाख भी कमाता है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू कराची, लांडी, कोरंगी, इन लोगों की, इस आवाम की बात जो 25,000, 30,000, 35,000 कमाती है। आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं दी, आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनको नहीं दी, और अब आप कह रहे हैं पानी खरीद के पियो। और इस इलाकों को अगर आप कंपेयर कर रहे हो डीएचए से, तो ये कोई फेयर कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं। कह रहा हूँ एक इलाका है जहाँ पे हमें पता है करोड़ों का घर मिलेगा, वहाँ पानी नहीं आना, अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पानी है ही नहीं, तो वहाँ तो पानी खरीद के हमने ले लिया। अब एक इलाके जैसे आपने बात की कुरंगी, लांडी, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, कहीं भी, यहाँ पर पानी पहले आता था, पानी आना बंद हो गया, ठीक है, ऐसे ही है, पानी आना बंद नहीं हुआ। अब फिर इस पर भी फिर हमें देखना होगा। आपने वर्टिकल बिल्डिंग्स बनवाई, ठीक है, आपको पता है कराची जो सिर्फ कराची में 1 लाख बिल्डिंग्स बनी है एक तरीके से, या 1 लाख कंस्ट्रक्शन हुई है, इसमें से सिर्फ 15,000 की अप्रूवल थी, 85,000 की अप्रूवल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट। ओके, तो 85,000 की जो डॉक्यूमेंट नहीं है और जो कंस्ट्रक्शन हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिश्वतें कहाँ गई हैं? आपको नाम नहीं पता कि एसबीसीए में कौन कौन रिश्वत लेता है? एसबीसीए का कौन सा अफसर सेंट्रल में बैठा हुआ है, कौन सा अफसर ईस्ट में बैठा हुआ है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बोलते नहीं है। अच्छा, अभी यही बात आपने की ना, मेरे दिमाग में एक बड़ा केस आ गया। एक शार फैसल पे बड़ी मशहूर बिल्डिंग थी, जिसको कोर्ट ने उसका ऑर्डर दिया तो उसको गिरा दिया जाए, वो गिर गई। तो तब क्यों नहीं हुआ ऐसा कि भाई वो बिल्डिंग बचा ली जाती और रिश्वत दी जाती? मेरा एक सवाल है आपसे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो उस बिल्डिंग को भी रोका जा सकता था? आपने उसका खुद से जवाब दे दिया कि कोर्ट इन्वॉल्व था उसमें। यही वजह है, यही वजह है। जहाँ ठीक लोग इन्वॉल्व होंगे और कुछ गलत गिरना होगा तो वो गिर जाएगा। लेकिन अगर आप लियाकताबाद जाएं, 8-8 मंजिल बनी हुई है 80-80 फीट की जमीन पर, मौत का कुआं बना हुआ है, पिलर भी नहीं होते। आप जाए नॉर्थ नाज़िमाबाद में, पोर्शन माफिया क्या कर रहा है? पोर्शन बना के बेचा जा रहा है। तो क्यों कोई नहीं रोक रहा? मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इन अफसरान जो करप्ट बैठे हुए हैं, हमने रोकना नहीं। देखें, इस पे सिंपल कर लेता हूँ। एक जमाने में ना सीएसएस बंदा करता था, कराची का हो, सिंध का हो, पाकिस्तान में बच्चे करते थे, और फिर सिंध कमीशन का टेस्ट देते थे, सरकारी नौकरी हो या खिदमत करूंगा पाकिस्तान की। सॉरी, ये अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा। एक ज़माने में सरकारी मुलाजिम कहलाता था पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल ठीक है। आज के ज़माने में ये सरकारी मुलाजिम जो हैं, इसकी अवाम गुलाम है। सही है, अवाम गुलाम हो चुकी है इनकी। ठीक है। ये अपनी एक एक सोच को अलग तरीके से लेकर चल रहे हैं सोसाइटी में। रिसेंट वाकया आपका कि एक्स कमिश्नर आपके कोयटा के, उनकी बेटी ने भी एयर होस्टेस के मारा है। क्यों मारा? वीडियो भी वायरल होगी। आप क्यों नहीं मारते? मैं क्यों नहीं मारता? हम क्यों अवाम पे हाथ नहीं उठाते?
उसकी रीज़न यही है ना कि उसके अब्बा ने उसको बताया बेटा ये गुलाम है, इसको रगड़ो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा। तो ये हमारी ये कराची की जो आवाम है, इसका माइंडसेट बन चुका है कि हम गुलाम हैं। कराची की आवाम का माइंडसेट नहीं बन चुका। नहीं, तो फिर कोई तजाज भी तो नहीं करता। अब एक, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, एक अभी और वीडियो बीच में वायरल हुई थी कि एक लड़का जो है वो प्रोटोकॉल हो रहा था कोई अंडरपास के बीच में, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसने जाके उनको रिटेलिएट किया और उसने उसको बट भी मार दिया शायद गन का। बाद में बड़ी उसकी वीडियोस आ गई। वो लाहौर का वाकया है, वो कराची का वाकया नहीं है। कराची में भी यही प्रोटोकॉल, यही वीआईपी कल्चर है। सॉरी लेकिन मैं मतलब खुद अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो कि मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि जो आपकी गाड़ी के आगे फलाना साहब के बैनर लग दिए जाते हैं। इवन मी एज ए एमपीए भी बोलता हूँ कि भाई आप अपना एमपीए का टैग भी वहाँ नहीं लगाओ। लोगों को क्यों बता रहे हो? आप क्या कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप एमपीए हो या एमएनए हो या सेनेटर हो? आप कॉन्फिडेंट हो ना, अपनी पर्सनल गाड़ियों पे ना ये टैग नहीं लगा के। ये टैग ही वीआईपी कल्चर बनवाता है। फिर आप खौफ ही फैला रहे हो ना आगे वाले को, आगे गाड़ी वाले को आप बताना चाह रहे हो कि वो भाई मैं एमपीए हूँ, साइड पकड़। हाँ भाई, वो पीछे एक डाला होता है, वो ऐसे कर होता है, हट जाओ। तो इस कल्चर से निकालेगा क्यों? कब निकलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा माइंडसेट कराची के लोगों का माइंडसेट हो गया है, या उन्होंने कहा भाई जैसे चल रही है जिंदगी चलने दो। कराची के लोग देखें, अभी भी जिस मुश्किलात से इनको आपने गुजार दिया है ना, ये अभी भी जिस तरीके से जी रहे हैं, खुश हैं, ये इन पर सलाम। ये तो सोचना उनको चाहिए जो इनको सर्व करने आए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए, सरकारी मुलाजिमीन को भी सोचना चाहिए। ये टैक्स मशीनरी नहीं है सिर्फ, इसको आपने वापस भी देना है, कुछ चीज़ें बेहतर करनी है। आपके अभी के करंट के मेयर हैं, नो डाउट एक्टिव हैं, लेकिन इन्हें ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल से अच्छी टीम नहीं मिली। हालांकि मेरी पार्टी से नहीं है, मेरे इख्तिलाफात हैं, लेकिन मैं बोलूँगा एक्टिव है। एक्टिव होने से मुश्किलात हल नहीं होंगी। इन्हें न्यू कराची की गलियों का इशू नहीं पता। जो टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, यूसी चेयरमैन बैठे हुए हैं, जिनको पता है वो काम नहीं कर रहे। ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो अभी है नहीं बल्दियात। अगर बल्दियात में होती तो मैं कहता हूँ मेरी एमपीए की जो जर्नी थी अभी 1 साल में, जो मुश्किलात मैंने देखी और जिस मुश्किलात से मैंने काम करा है, मैं 10 गुना ज्यादा काम कर सकता था अगर हमारे ही लोग बैठे हुए होते आज। सही। तो इन चीजों को चेंज करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है नियत। करप्शन का हम सबको पता है, ये छोटी बात कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले को रोड पे रिश्वत देना रिश्वत कहलाती है, पैसे देना। बिल्कुल। वही चीज आप लाइसेंस ऑफिस जाते हो जल्दी में लाइसेंस बनवाने, वो रिश्वत नहीं कहलाती। वो एजेंट को पैसे देते। तो ये मैंने और आपने डेफिनेशन खुद बना दी। खुद डेफिनेशन भाई वो भी रिश्वत है, ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है, वो भी हराम। लेकिन ये कराची की आवाम ने या लोगों ने आसान तरीका ढूंढ लिया, फिर जाएंगे टेस्ट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चलो यार थोड़े से पैसे लगेंगे, पैसे दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो उन्होंने अपना खुद माइंडसेट बना लिया कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा काम। नहीं, अब फिर एग्री नहीं करूंगा। अब उसकी वजह है डिफेंस का, डीएचए का, एक अमीर बाप का बच्चा जब जाता है यही टेस्ट देने, तो वो प्रोटोकॉल में जाता है। ठीक है। तो न्यू कराची का जब बच्चा वही टेस्ट देने बैठा होता है, वो देखता है यार ये एक अमीर बाप की औलाद तो आया हुआ है प्रोटोकॉल में टेस्ट देने, मुझे यार 6 घंटा धूप में ख्वार करा रहे हैं यार, मैं भी दे देता हूँ 5000 जल्दी काम निपटाता हूँ, जान छुड़ाता हूँ। तो सरकारी मुलाजिम मुश्किल करता है ना काम उसके लिए। सरकारी मुलाजिम आज कर दे ईज, सारी चीजें इनलाइन कर दे, प्रोसेस के थ्रू कर दे, ये रिश्वत देगा क्यों कोई? सही बात। हम रोड पे खड़े होके रिश्वत देते हैं, अपनी ईज के लिए दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं देखें पॉलिटिशियन का भी रोल है, सरकारी मुलाजिम का भी रोल है और आवाम का भी रोल है। आप एक जगह रिश्वत देते हो, आपका दिल नहीं दुखता क्योंकि आपकी मर्जी से आप देते हो, तो वो रिश्वत जायज है। लेकिन एक रिश्वत जो आपसे जबरदस्ती ले लेता है सरकारी मुलाजिम फिरौन बनकर, वो नाजायज है। भाई ये भी नाजायज है जो फिरौन बनकर ले रहा है, और जो आप अपनी मर्जी से दे रहे हो ये भी नाजायज है। इनसे तो निकलो पहले। ठीक, लेकिन मैं वही वाली बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने अपनी आसानी ढूंढी है। अब आपने बात की कि भाई नॉर्थ कराची के अंदर या लियाकताबाद में या इन इलाकों में 80 गज पे जो है ये इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो यहाँ पर NGOs और दूसरी जो वेलफेयर काम करने वाली जो जमातें हैं या इदारे हैं, उनका कितना रोल आता है? क्योंकि जब मैंने आपकी एक वीडियो देखी तो उसके अंदर आपने कुछ इदारों से डॉक्यूमेंटेशन भी मांगी कि भाई आप मुझे बताएं कि क्या हुआ एज अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, या कहा कि आप मांग सकते हैं। तो इसके अंदर ये वाली जो NGOs हैं या इदारे हैं, ये कितना अपना काम करते हैं कि भाई एक जगह जाकर देखें, अगर कुछ है गलत तो उनको
इस्लाही कर दें उनकी, उनको यही बता दें कि ये गलत कर रहे हो, आप इसको सही कर दें। ये एनजीओस का रोल नहीं है। पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं, बिल्डिंग बनाने में या नहीं, बिल्डिंग बनाने में नहीं, उसको रोकने में भी इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका काम नहीं है। एनजीओ का काम होता है खिदमत करना। अब आ जाएं आप सोशल या वेलफेयर के काम की हम बात कर लें, ये सिर्फ हमने सजावट के लिए रखा है। आपने सच्ची में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सिंध में, चले मैं और आप एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक बेसिक मेजर इशू लेते हैं कराची का या सिंध का। एजुकेशन इशू है, एजुकेशन बहुत बड़ा 40 लाख बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। बिल्कुल है। कितनी एनजीओस हैं सिंध में रजिस्टर्ड? 2000 प्लस हैं। डॉक्यूमेंटेशन इनके पास आज तक कंप्लीट नहीं है। मैं सोशल वेलफेयर का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं मांग रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मिली नहीं है, क्योंकि मेरा जो अंदाजा है कंपाइल नहीं हुई भी। लेकिन एक अंदाजन एक फिगर लेते हैं कि 2000 प्लस। भाई ये 2000 एनजीओस काम क्या कर रही हैं? ये ज़कात इकट्ठा करती हैं, बिल्कुल फंड लेती हैं, डोनेशन लेती हैं ना लोगों से। ये पैसा भी तो पाकिस्तान का ही है ना, शहरियों का ही है ना। भाई आप किसी से पैसे ले रहे हो, किस उसमें ले रहे हो? मद में कि मैं खिदमत करूंगा, आवाम की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो हम एक इशू ले लेते हैं, एजुकेशन एज अ इशू ले लेते हैं। 40 लाख बच्चा आपका स्कूल से बाहर है, 2000 एनजीओस मैंने आपको बताई रजिस्टर्ड है। हर एनजीओ 2-2 स्कूल बनाते हैं। मसला सिंध गवर्नमेंट जमीन देते हैं, जमीन है इतनी आपके पास? जमीन बिल्कुल 41,000 एकड़ अभी कब्जा है कराची की जमीन, अभी की रिपोर्ट है। तो 41,000 एकड़, तो आप उसी को छुड़वा कर इसी पे स्कूल बनवा देना। कराची में भी बनवाएं, सिंध में भी बनवाएं। सिंध में तो लाखों में है सर, ये सिर्फ कराची की मैंने आपको फिगर दी है। तो आप अगर 2000 स्कूलों को 2000 एनजीओस को 2-2 स्कूल बनाने को बोलते हैं, कितने स्कूल हो जाते हैं? 4000 स्कूल बन गए। 4000 स्कूल बन गए। 4000 पर स्कूल, 500 की कैपेसिटी आप रख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे हो गए? बिल्कुल काफी बच्चे हो गए, 20 लाख हो गए, सर आपको बताया था। 20 लाख हो गए। तो 40 लाख स्कूल से बाहर है, 50% आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 50% प्रॉब्लम था। कितनी देर में लेकिन सॉल्व हुई? इसमें से 40 लाख जो बच्चे बाहर हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, आप ये भी तो देखिए। एनजीओ जब स्कूल चलाएगा तो वो फीस लेगा, वो फीस नहीं लेगा, वो मैंने मान ली बात कि वो उनको फ्री एजुकेशन देगा, फ्री हर चीज़ देगा। लेकिन इनमें से जो 20 लाख बच्चे हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो अगर एनजीओ कहती है कि भाई मैंने 2 स्कूल बना दिए, लेट्स सपोज 2 स्कूल बना दिए, इसमें से मैं 500 बच्चा फ्री पढ़ाऊंगा और 500 बच्चे से कुछ फीस लूंगा, लेकिन वो 500 बच्चा भी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उस पर भी आ जाता है ना। देखें, ये तो एनजीओ का रोल बता दिया ना मैंने आपको। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ एनजीओ करेगा ना। 20 लाख बच्चों का हल तो एनजीओ निकाल सकता है, टॉप की एजुकेशन दे सकता है, लोग ज़कात देते हैं, पैसे देते हैं, तुम्हें खाने के लिए तो नहीं देते। नहीं, एक भरोसा करके देते हैं कि भाई ये बंदा मेरे पैसे सही जगह यूटिलाइज करेगा। आप सोसाइटी को बेहतर बनाओ। सोसाइटी को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा काम क्या है? एजुकेशन है ना। एजुकेशन दे दो ना। एजुकेशन आपको एलीट क्लास देने ही नहीं देगी। जब एजुकेशन लोगों के पास आ जाएगी, लोगों को शऊर आ जाएगा, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल भी तो पैदा हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो इसीलिए तो एलीट क्लास नहीं चाहती कि एजुकेशन दी जाए। मैं आपको कह रहा हूं, आपके कितने पॉलिटिशियंस लोअर मिडिल क्लास के? चले इस पे डिबेट कर लेते हैं। बहुत ही गिने चुने होंगे। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? भाई मैं नहीं चाहता मेरी एलीट क्लास मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। मिसाल है, मुझे तो भाई लोअर मिडिल क्लास का एक काशिफ लड़का चाहिए, फलाना गली नंबर 10 में रहने वाला। ठीक है। मुझे तो भाई आम लड़का चाहिए, गोदरा का एक जो छकड़ा बिरादरी से बिलोंग करता है, गोदरा बिरादरी से बिलोंग करता है, वो एमपीए बने, वो यूसी चेयरमैन बने, वो टाउन चेयरमैन बने और प्रॉब्लम सॉल्व करे ना अपने इलाके के लोग। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ऐसे जो लोग अपने इलाके से उठ के बन जाते हैं, या चले एक बात कर ली कि एक बंदा बन गया, अपने इलाके से उठा बन गया, उन्होंने थोड़ा बहुत अपने इलाके में काम किया, फिर वो आगे बढ़ गया। जब वो आगे बढ़ गया और ऊपर चला गया तो फिर वो पीछे वालों को भूल ही जाता है। ऐसा भी तो होता है। पीछे वालों को क्यों भूलेगा? कितने केस हैं ऐसे? हमने दिया ही मौका किसको अभी तक? ये तो बस हम ना सिर्फ अपने जहन में घुमा रहे हैं कि यार वो बंदा ना एमपीए बन जाता है, वो एमएनए बन जाता है, तो वो भूल जाता है, वो फिर उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मैं आज तक आवाम के बीच बैठता हूँ, चाय के होटल बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, 50 रुपए की जो चाय आप पीते हो वो मैं भी पीता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एलीट क्लास से जो एमपीए आया हुआ है, एमएनए आया हुआ है, वो आवाम के साथ बैठ के चाय पिएगा? नहीं, उसका तो सर्कल ही फर्क होगा। तो उसका एटीट्यूड तो वही रहेगा ना कि मैं एलीट क्लास हूँ ना। ठीक है, मुझे आप रक्शे में आज भिजवा दें कहीं, मैं सुकून से जाऊँगा, खुशी खुशी जाऊँगा। मैं तो कह ही रहा हूँ। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर एलीट क्लास बोलिए, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि एलीट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन तीनों का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जब ये गवर्नमेंट्स में बैठे हुए होंगे ना, तो हर कोई अपनी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर पाएगा।
ठीक है। मैं अभी अगर ये कहूं कि कोई एक टॉप का बिजनेसमैन रिप्रेजेंट कर रहा है गोधरा की आवाम को, भाई क्यों कर रहा है? तुझे पता क्या है प्रॉब्लम? तू गोधरा की गलियों में आया है, तू कभी छकड़ा से मिला है? ठीक है। जब इन बिरादरियों का ही तुम्हें नाम नहीं पता, तुम उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? मैं कह रहा हूं कि भाई सबके एलिट क्लास भी होनी चाहिए, मिडिल क्लास भी होनी चाहिए, लोअर मिडिल क्लास भी होनी चाहिए। और यही तो एमक्यूएम पाकिस्तान कब से रो रही है, बोल रही है कि भाई हम कहते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को आगे आने दो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। मैंने अभी आपको एजुकेशन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी ना, कितने मिनट लगे? बिल्कुल, ये तो हमने बातों में कर ली, लेकिन ऐसा करना, अरे तो प्रैक्टिकल तो गवर्नमेंट करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली, गवर्नमेंट कर ली, लेकिन गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, मैंने वही बात की कि वो शायद ये नहीं चाहते कि लोगों में शऊर आ जाए। शऊर आ जाएगा तो उनको पता चलेगा क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मुझे ये बताएंगे एमक्यूएम की बात आपने की, आपने फारूक सत्तार साहब की बात की, आपने मुस्तफा कमाल साहब की बात की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनमें से किसको देखते हैं, किसको लुकअप करते हैं, और जो एमक्यूएम के हमें अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आते हैं, ये इनमें कितनी सच्चाई है? मतलब मीडिया दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि इनका बयान आ गया, उनका बयान आ गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बयानात पता नहीं कौन से बयानात की आप बात कर रहे हैं। जो आपका सवाल है वो ही मतलब बहुत ट्रिकी आपने पूछा है, कुछ कंट्रोवर्शियल निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, हमारे पार्टी के चेयरमैन है खालिद मजबूर, ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद सीनियर लीडर्स हैं हमारे, मुस्तफा भाई, फारूक भाई, ठीक, हम सबको देखते हैं। ठीक, ऐसा किसी की हिम्मत नहीं है कि मुस्तफा भाई किसी को कॉल करें तो वो बोलें कि नहीं भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, या ये काम मैं नहीं करूंगा आवाम का। खालिद भाई बोलेंगे, खालिद भाई हमारे पॉलिसी मेकर, ठीक, वो पॉलिसी बनाते हैं, तो वही मुस्तफा भाई, फारूक भाई, उसी को फॉलो किया जाता है। दूसरे एमपीएस एमएनएस होगा वो फॉलो करते हैं। ये पॉलिसी भी बनती है, ये सिर्फ खालिद भाई तो नहीं बनाते ना, एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनाती है, फिर वो नीचे तक जाती है। ठीक, तो इसमें हाँ, इस पे आप ये बोल सकते हैं कि भाई बासित को खालिद भाई में क्या पसंद है। मुझे खालिद भाई का किरदार और उनकी आजिज़ी बहुत पसंद है, उनके जो लफ्ज़ होते हैं वो बहुत पसंद है। मुस्तफा भाई की मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत पसंद है, उनकी एग्रेशन मुझे बहुत पसंद है। फारूक भाई की शेर व शायरी मुझे पसंद है, उनकी पॉलिटिकल इंसाइट्स मुझे बहुत पसंद है। तो वो अगर मुझसे आप ये पूछना चाह रहे हैं भाई तुम्हें कौन पसंद है, मुझे तो सारे पसंद है। मैं किसी से कुछ पिक करता हूँ, किसी से कुछ पिक करता हूँ, और उसी से सीख रहा हूँ ना। ठीक है, बस मेरा सवाल ये था कि अंदरूनी इख्तलाफात की कितनी सच्चाई है नहीं? देखें, ये हमारी जो पार्टी है ना, ये इंडिविजुअल शख्स की नहीं है, ये एक विजन है, एक आइडियोलॉजी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, हमारे 36 MP हैं असेंबली में, मेरी हर किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। मतलब 36 में से 36 में से नहीं रह सकता, 15 में से तो रहेगा ना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देने से ना आपको दिखता है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। जब आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं है और एक आका सिर्फ आपको जो बोलेगा और आपने बस वो आका की बात माननी है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? कहीं हम बात करते हैं यार डेमोक्रेसी होनी चाहिए, भाई डेमोक्रेसी में तो यही है ना कि मैं अपनी राय दूंगा, फलाना साहब अपनी राय देंगे, ठीक है, उससे कोई इख्तिलाफात नहीं है। एमक्यूएम एक मुश्किल वक्त से गुजर गया, अभी वापस आया है, यकीनन चैलेंजेस होंगे, लेकिन यही चैलेंजेस आपको यूनाइट भी करेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने बताया कि जी हमारी आइडियोलॉजी एक है, एक तरह से हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, गुजरे वक्त में हमने देखा था कि बहुत सारे चीज़ें भी सामने आई, नज़र आया कि, लेकिन इस वक्त जो एमक्यूएम जो है वो अपने अरूज पे नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम ऐसा क्या काम करेगी, या लोगों की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए क्या काम करेगी, किस तरह से वोट लेगी, किस तरह से वापस अरूज में आएगी? इसकी आपने क्या सोचा हुआ, क्या प्लानिंग है? इससे बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जहां हम 1-1 लाख वोट लेते थे वो अभी नहीं, हम अब 30,000 पे जीते हैं, कहीं 35,000 पे जीते हैं। यकीनन आपकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं नीचे आई, लोगों का भरोसा टूटा है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंट इलाकों में हमें डिफरेंट तरीके से देखना होगा। कहीं शायद काम सही नहीं हुआ तो वहां वोट टूटा है, कहीं जो हमारे इख्तिलाफात बीच में आए उसकी वजह से थोड़ा वोट टूटा है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हुआ है। अब उस कॉन्फिडेंस को जो शेक हुआ है उसको ठीक कौन करेगा? आप पार्टी पे डालोगे? मैं नहीं डालूंगा, मैं इस पे डिसएग्री करता हूँ। मैं डालूंगा 36 MP हैं, 22 MNA हमारे अभी। ये इनकी जिम्मेदारी है कि 4 साल में एमक्यूएम को उसी उरूज पे लेकर जाएं। अगर बासित इलाके में बैठा हुआ अपनी लोगों से बदतमीजी करेगा, काम नहीं करके देगा इलाके का, तो एमक्यूएम कैसे उरूज पे जाएगी? बिल्कुल नहीं तो ये 36 MPs की जिम्मेदारी है
ये 22 MNAs की जिम्मेदारी है। हर कोई जब अपने अपने रोल अदा करेगा, पार्टी की पॉलिसी को टो करेगा, तो एमकेएम का खुद उरूज आ जाएगा 4 साल। एमकेएम डेमोक्रेसी को कैसे देखती है? कहाँ की डेमोक्रेसी? हमारी इंटरनल पार्टी की? इंटरनल ही पूरे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में देखें कि बेवकूफाना बात है, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, पाकिस्तान में बहुत कंट्रोल डेमोक्रेसी है। इसको जितनी जल्दी हम मान लें ना, उतना अच्छा है। इसका मतलब लोगों को चलाया जाता है, डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, मतलब कोई क्यों चलाएगा आपको? आप अगर अभी पॉडकास्टर हैं तो आप क्या एज अ एडिटर भी काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। जो आपका रोल है आप वही करेंगे। लेकिन अगर आपका एडिटर सही काम नहीं करेगा तो फिर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल होना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपको मैं कह रहा हूँ कंट्रोल डेमोक्रेसी है, उसकी मिसालें मैं दे देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी 2 बड़ी हैं, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें विद इन खुद डेमोक्रेसी है। एक पार्टी का चेयरमैन आप कैसे बनाते हो? ऑब्वियसली वोट देकर कि भाई ये बने। पार्टी के लोग वोट देते हैं इंटरनल। अच्छा, तो ये 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कौन सा वोट दिया जाता है? हाजिरी लगाई जाती है। पहले से बता दिया जाता है फलाना साहब चेयरमैन है, सही है, बस आओ हाजिरी लगाओ। बस किसी में हिम्मत नहीं है कुछ कह दे। किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 3 है, अरसे दराज से है ना, इनका क्यों काशिफ भाई गली नंबर 10 में रहने वाला वो आम शहरी क्यों नहीं है चेयरमैन आज तक? अगर डेमोक्रेसी होती तो विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज खुद होती। आप सीएम हाउस अभी जाके एहतजाज कर सकते हो? नहीं कर सकता, डंडे खाओगे। जाहिर सी बात। तो डेमोक्रेसी का है। तो डेमोक्रेसी फिर किस तरह से आएगी? इसको किस तरह से पाकिस्तान में? डेमोक्रेसी को जो आपने और हम लोगों ने सोच लिया है ना, ये उससे बढ़कर होती है। हमने पता है क्या सोच लिया है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो बस वोट देना होता है ना, वो डेमोक्रेसी है। नहीं, वोट देने के बाद भी एक पार्ट होता है। डेमोक्रेसी है कि भाई आपकी पूरा हक है अपनी राय सामने रखने का, अपना वोट देने का, अपनी राय बताने का, आज़ादी, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं ना। ठीक है, तो ये है हमारे पास। मैंने जैसे आपको कहा कंट्रोल आज़ादी। देखिए डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी पे अभी कौन रो रहा है? करंट सिचुएशन में कौन रो रहा है? जो गवर्नमेंट में क्या वो रो रहे हैं? डेमोक्रेसी पे नहीं। जो ऑपोजिशन में होगा वो डेमोक्रेसी का रोना धोएगा। इससे पहले जब वो ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट में थे तो उनकी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी थी। फिर ये जो अभी गवर्नमेंट में वो बोलते थे डेमोक्रेसी चाहिए। ये सिर्फ एक देखें पाकिस्तान में ना, जब आप पॉलिटिक्स में देखते हैं या वोट लेने पे बात करते हैं, आप परफॉर्मेंस बेस्ड वोट नहीं लेते। आपने कभी सुना है कि फलाना साहब ने बहुत अच्छा काम करा था इलाके में, इस दफा वोट उनमें मिले? ऐसे नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा भी होता है कि वोट देने हम नहीं भी जाते तब भी हमारा वोट डला होता है। तो यही तो अलमिया है ना, परफॉर्मेंस की बेस पे आपको मिलता है वोट ना। आपको वोट पाकिस्तान में 2 तरीके के मिलते हैं। देखें, एक नैरेटिव बनाना पड़ता है आपको, ठीक है, मजलूम बनना पड़ता है, सिंपैथी वोट आप लेते हो, ठीक है। या तो आपको दूसरा एक काम करना होता है कि यार वो मजहबी वोट ले लेते हैं, ठीक है, मजहब के नाम पे। तीसरा भी है भाई, तीसरा होता है हमारा, या तो इजरायली लॉबी बता दो आगे वाले को, या तो अमेरिका का साथ वो एजेंट बना लो, या रॉ का एजेंट बना लो। पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की बेस पे वोट नहीं लिया जाता। तो ये लोगों को इतनी शऊर नहीं है ना, इसका मतलब ये तो शऊर के लिए तो एजुकेशन देनी पड़ेगी ना। आप एजुकेशन दे कहाँ रहे हैं? एजुकेशन नहीं देंगे ना। मैंने आपसे भी बात की थी कि अगर एजुकेशन दे दी, शऊर आ गया तो समझ आ जाएगी कि करना क्या है। तो वही तो हम भी रो रहे हैं कि ये लोअर मिडिल क्लास जो हमारा तबका है, जो इम्पोर्टेंट तबका है, जो सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी में वही लोअर मिडिल क्लास है, उसको एजुकेशन तो दे दो। आप एनजीओ के थ्रू नहीं दे रहे। एनजीओ 2000 रजिस्टर्ड है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ। काम क्या कर रही है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बताओ कि उन्होंने किसी चीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अच्छा, एनजीओ आपने बोला है कि 2000 से ऊपर है, हमें तो 4-6 के नाम पता होंगे, या चले 10 के नाम पता होंगे जो हमें नजर आती हैं। बाकी ये कहाँ है? ये बाकी भी ज़कात भी इकट्ठा करती हैं, डोनेशन भी इकट्ठा करती हैं। मेरा यही रोना है कि भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आपकी जो पॉलिसी है सोशल वेलफेयर की, वो कहती है कि भाई ये अकाउंटेबल हैं, इनकी ऑडिट होती है, फलाना होता है। भाई ये ऑडिट रिपोर्ट्स डाल दो ना वेबसाइट्स पे, लोग पब्लिक कर दो, पब्लिक के पैसे। ये पब्लिक होनी चाहिए, ये कोई नहीं रोक सकता, ये एनजीओ नहीं रोक सकती। जैसे लेट्स सपोज मैंने अगर डोनेशन दी है तो मैं चाहूंगा ना मुझे पता चले कि मेरी डोनेशन कहाँ खर्च हुई है। बिल्कुल, और वो पब्लिक होनी चाहिए ना। गूगल मतलब मैं आप देख सकूं, गूगल बाबा पे जब मैं सर्च करूं तो गूगल बाबा कहें कि हाँ भाई ये फलाना साहब ने एनजीओ को इतनी डोनेशन दी थी और एनजीओ ने कहाँ लगाया, वो नजर आ जाएगा सामने। तो क्यों नजर नहीं आता? ये काम वो करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो। ये देखें, एनजीओ का ना सिर्फ प्रोजेक्ट दिखा देना, खूबसूरत सी तस्वीरें दिखा देना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही सोसाइटी में। इनका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोसाइटी में। उसके लिए कुछ
राइट डायरेक्शन होनी चाहिए और रियल काम दिखाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन की मैंने आपको मिसाल दे दी, यही करवा लें, आपके 20 लाख बच्चे पढ़ जाएंगे इससे। जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब बात हम डेमोक्रेसी की कर रहे थे, डेमोक्रेसी की मैं बात करूंगा। अब डेमोक्रेसी के अंदर हमारे जितने लोग हैं उनको ये तो समझ आ जाता है कि भाई डेमोक्रेसी है, हमारे वोट देने का हक है, ये है, लेकिन फिर भी नहीं देते। मैं नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को जो वोट डालने शायद जाते होंगे। कुछ एक दौर था जो पिछला गुजरा जिसके अंदर काफ़ी वोटर निकले, उसके बाद मेरा ख्याल है नहीं निकलते। वही वाली बात है कि हम जाते नहीं, वोट डल जाता है। अब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या रोल होता है इसके अंदर, कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है कि जो हमारी जो वोटिंग है ये साफ शफाफ हो, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ शफाफ हो, इसमें इनका कितना किरदार है? एक अजीब अलमिया है हमारा बेवकूफ़ बनाने का, माशाल्लाह से। पता नहीं, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, क्या वो बोल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है उनकी गवर्नमेंट? नहीं। पिछले वालों ने बोला है कि उनका कोई रोल है? नहीं, कोई भी नहीं बोलता। तो जो हुकूमत में आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होता, जो ऑपोजिशन में होता है वो कहता है इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो एक हकीकत है, आपको फिर मान लें यहाँ पर। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का क्यों रोल है, फिर इस पर भी आ जाए। जब पॉलिटिशियन का काम क्या है, मुल्क की डायरेक्शन ठीक करना, तरक्की करना, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट आपको रोकती है कि वो फलाना मिनिस्टर साहब तरक्की नहीं करो, एजुकेशन नहीं दो, क्या इस्टेब्लिशमेंट रोक रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक। तो तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो आप कहना चाह रहे हैं, वो वैक्यूम यही पॉलिटिशियन, हम जैसे पॉलिटिशियंस ही क्रिएट कर रहे हैं ना इनके लिए। ये वैक्यूम क्रिएट नहीं करो तो कौन मुदाखलत करेगा? बिल्कुल सही बात। कौन इसके पीछे लगेगा? आप सब ठीक कर दो ना, सिंध के 40 लाख बच्चे बाहर हैं, एजुकेशन से आप पढ़ा दो। कराची पूरे सिंध को बना दो, कराची को छोड़ो, कराची को सबसे लास्ट में बनाओ क्योंकि लोग समझेंगे ये बात कर रहा है सिर्फ कराची की, भाई पूरे सिंध को बना दो। पहले लाड़काना को बनाओ, उसके बाद ऐसे चलते हुए आओ सिंध में, पूरी सिंध बना दो, डेवलप कर दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, तो क्या होगा? तो फिर आप कह रहे हैं कि देखिए मैं इस्टेब्लिशमेंट मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का कितनी मुदाखलत होती है या कितनी इनका रोल डेमोक्रेसी को कायम रखने में होता है। इनका मतलब ये है कि भाई डेमोक्रेसी, हमने देखा भाई पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगे, ठीक है। अब उस तब कब लगे जब क्योंकि डेमोक्रेसी आपके कंट्रोल से बाहर थी, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर थी, तो फौज आ गई। लेकिन अब जो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है इसके अंदर कितना इनकी मुदाखलत है, कितना इनका रोल? ये रोल जो आप कह रहे हैं ना, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। देखिए, मैं आपको वो बात कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिशियंस ही ये बात करते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। मैं भी एज अ पॉलिटिशियन आपको यही समझा रहा हूँ कि भाई अगर रोल है वो क्यों है, क्योंकि आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो। आप 5 साल हुकूमत में आते हो तो आप 2 एजेंडास पे आते हो। नंबर 1, यार ये कुर्सी को कैसे बचाऊं 5 साल, उसके लिए आप गलत डिसीजंस लेते हो, ठीक है, गलत कामों में लगते हो, ठीक है। दूसरा रोल इनका होता है कि यार ये 5 साल बाद जो वोट लूंगा तो उसका नैरेटिव क्या बनाना है। आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं करते, उसमें आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हो, और वो वैक्यूम जब आप क्रिएट करते हो फिर कहीं से भी कोई मुदाखलत करता है तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बैठे हुए होंगे ना जो ठीक चीजें करना चाहते होंगे। हाँ, सारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आप कह रहे हो करप्शन पे कौन सी कानून साजी हुई है लास्ट, बताएं। करप्शन पे क्या, हमें नहीं पता, पूरे पाकिस्तान में करप्शन है, सिंध में सबसे ज्यादा होगी। कानून साजी 0। अच्छा, अब आपने थोड़ी सी बात की ना कि सिंध को बना दें, अच्छा MKMB जो है बहुत पॉपुलर पार्टी रही, बहुत काम किया कराची के अंदर और थोड़े बहुत पैर जमाए हैदराबाद, लाड़काना, मतलब अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी सिंध के अंदर, मतलब पाकिस्तान सिर्फ सिंध तो नहीं है, बलूचिस्तान है, KPK है, पंजाब है। तो पंजाब में बड़ा काम हुआ है वैसे तो, जो गवर्नमेंट ने किया या शहबाज शरीफ साहब ने किया या उनकी हुकूमत में हो या दूसरे हुकूमत में, वह काम हुआ पंजाब में। लेकिन सिंध के अंदर जब MKMB पावर में थी, लेकिन इतना काम हो नहीं पाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी पूरा सिंध में से 2-4 शहर बन नहीं पाए। तो उसकी रीज़न आउट ये आप खुद कर लेना कि पंजाब बन सकता है तो सिंध भी बन सकता है। कराची में लास्ट तरक्की कब हुई, मुस्तफ़ा भाई जब मेयर थे तब हुई लास्ट। तो जब हम सब इससे एग्री करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है आपकी सिंध में, वो काम नहीं करना चाह रही। ना उन्होंने लाड़काना बनाया, ना उन्होंने कराची बनाया। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हमारे कुछ MPs थे सिंध में, सक्खर में थे, हैदराबाद में थे, दूसरी जगहों पे थे,
वो उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि एमक्यूएम ने क्यों काम नहीं करा, क्योंकि एमक्यूएम का रोल नहीं था उसमें, इख्तियार नहीं। ठीक है। इख्तियार भी एक चीज होती है, एक एमपीए की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, कानून साजी। असेंबली जाता है, भाषण देता है, कानून बनाने की कोशिश करता है, जो बनाए नहीं जाते। ठीक है। हमारे पॉलिटिकल निजाम में कुछ भी नहीं बनाया जाता। अगर मुझसे पूछें तो मेरे से अभी अगर आप पूछें तो मैं तो चाइनीज मॉडल लाऊंगा करप्शन का, कि जो करप्शन करे उल्टा लटका दो, छोड़ो ही मत। ठीक है। चाइना का मॉडल है ना कि हाँ। भाई जब कोई अपराध करप्शन करेगा भी तो उसके खानदान के भी पैसे ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो डालो ना, ये वाली कानून साजी क्यों नहीं करते? फिर वो ह्यूमन राइट्स आ जाता है, फलाना राइट्स आ जाते हैं, फलाना राइट्स आ जाते हैं। अगर यही राइट्स आ रहे हैं तो करप्शन पे क्यों नहीं आ रहे ये राइट्स? जब टैंकर का पानी बेचा जाता है तो ह्यूमन राइट्स कहाँ गए? एजुकेशन नहीं जा रही तब कब कहाँ गई ये ह्यूमन राइट्स? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप इख्तियार देंगे, वैक्यूम देंगे किसी को काम करने के लिए, वो करेगा। लेकिन ये भी मैं नहीं कहता कि एक एमपीए कुछ नहीं कर सकता, ये भी गलत है। अगर एक एमपीए असेंबली में बैठ के मीठा मीठा छुरी छुरी बोल रहा है, इसका मतलब है उसके दिल में कोई चोर है। ठीक है। वो आपके हक की बात नहीं करना चाह रहा। हाँ, अगर कराची बहुत तरक्की कर चुका होता और बासित नहीं बोल रहा कुछ, इसका मतलब है भाई कराची तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो बासित नहीं बोलेगा। बासित को बोलना चाहिए असेंबली में, कराची नहीं पूरे सिंध के लिए बोलना चाहिए। ठीक है। एक एमपीए का रोल उसके अलावा जो है अपने इलाके के मसाइल भी हैं। अब आ जाए भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी नहीं है इख्तियारात, मैं भी वहीं का एमपीए हूँ ना, यही कराची का एमपीए हूँ ना। इख्तियारात नहीं है मेरे पास, ना वाटर बोर्ड मेरे अंडर आता है, ना सेवरेज वाले मेरे अंडर आते हैं, ना टाउन मेरे अंडर आता है, ना यूसी चेयरमैन मेरे अंडर है। लेकिन एक एमपीए जो है, जो 100 रुपए की करप्शन आपके इलाके में हो रही है, उसको 50% कम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, रोक सकता है। बिल्कुल। तो रोको ना, मैंने तो रोका है। मेरे तो 10 दुश्मनी है इस चक्कर में। पानी की लाइनें मेरे इलाके में 10-10 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की, 50-50 हजार रुपए की बेची जाती थी। पहले 100 बिकती थी, अब 5 बिकती। लेकिन ये सोचता हूँ 95 तो रोक ली, 100 नहीं रोक सकता। जबरदस्त। ये पानी की जो बात की है ना हमने, पानी से एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि अब पानी की जो आपने अपने इलाके का थोड़ा मसला हल किया, उसमें हमने देखा कि मेरा ख्याल है 3000, 2000, 2500 कितने नंबर है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि जहाँ पर पानी 15 साल बाद, 20 साल बाद आया। इसके अंदर डॉक्टर अब्दुल बासित का एग्जैक्टली रोल क्या था और किस तरह से ये मसला हल हुआ? क्योंकि देखें, मैं सवाल सिंपल है कि कराची के अंदर पानी का मसला अभी से नहीं है, सालों से चलता हुआ आ रहा है। टैंकर माफिया आपको जीने नहीं दे रहा, लोग अपने बच्चों का पेट काट के पानी डालते हैं। K4 का चले बात कर लेते हैं, जो प्रोजेक्ट है वो भी नहीं बन पाया। तो किस तरह से ये चलेगी? देखें, कराची का जो पानी का मसला जिस दिन मैं सोचता हूँ कि हल हो जाएगा, उस दिन होगा जिस दिन सिंध गवर्नमेंट आपको उसका ड्यू शेयर दे देगी पानी का। अभी आपको 1% दिया जा रहा है, आप 37% पॉपुलेशन हो सिंध की, आपको 1% पानी दिया जाता है, चलो 1.5% दिया जाता है, उसमें भी चोरी कर लिया जाता है रास्ते में से चोरी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें बचा क्या? आपका ड्यू शेयर आपको दे दे एक, जो प्रॉपर आपका 1965 के जमाने से, बाबा आजम के जमाने से जो लाइनें बिछी हुई हैं, इसको चेंज करनी होगी आप। ये चेंज करें, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएं, एक मास्टर प्लान बनाएं, उसके बाद आपका पानी का मसला हल होगा। लेकिन ये है आइडियल सिचुएशन, आइडियल बात। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है, जो टैंकर माफिया अरबों रुपए खा रहा है, करप्शन कर रहा है, उसमें बहुत सारे असर रसूख रखने वाले लोग मुलव्वस हैं, क्या वो करने देंगे आपको? तो वो लोग कौन है, उनको कोई सामने क्यों नहीं लाता है? आपको क्या लगता है कौन है इसमें? आपकी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है? आपको क्या लगता है हम बोल क्यों नहीं रहे? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप बोल नहीं रहे। चले मैं बोल लेता हूँ, आपको अगर खौफ है इस चीज का, मेरे को नहीं है भाई। ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है आपकी, पॉलिटिशियन समहाउ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। देखें, अगर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मान लिया कि इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये मुल्क फिर सीधा कैसे होगा? हम मतलब किसको देखेंगे हम? मैं बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि भाई एक पार्टी आई, उसने वोट ले लिए, उसने ये कर दिया, उसने फलाना कर दिया, टमाका कर दिया, लेकिन लोगों के मसले मसाइल वहीं रहे। अब एमक्यूएम की बात हम कर लेते हैं। एमक्यूएम क्या ऐसा करेगी कि भाई पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, चले बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एमक्यूएम वोट लेकर आ जाती है नेक्स्ट इलेक्शन में, कराची का होल्ड उनके पास आता है, या कराची के अंदर काफ़ी सीटें आ जाती हैं, फिर कराची की क्या सूरत हाल होगी? पानी मिलेगा फिर? आप बल्दियात के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बल्दियात के इलेक्शन में तो इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तानी आएगी, मेयर भी हमारा ही आएगा। लेकिन अब आ जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। जैसे ही एमक्यूएम का मेयर आएगा, इख्तियारात का इशू शुरू हो जाएगा।
तो इख्तियारात कौन देगा, ये कैसे इख्तियारात मिलेंगे? आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है ना। वो देती आप नहीं। सीएम साहब जो हैं वो अगर गली कूचे की रोड बनाने का फंड अपनी जेब में रखा हुआ है, मेयर फंड को आगे नहीं तक दे आने रहा। नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? मैं तो ये पूछ तो रहा हूँ सवाल- आपसे। हाँ हाँ, तो नहीं दे रहे ना। मुर्तजा वहाब क्यों फेडरल से मांग रहे हैं? जो आपके करंट मेयर हैं वो क्यों फेडरल से फंड मांग रहे हैं? क्यों भाई मांग- 3,000 अरब का फंड था ना आपका सिंध का। बिल्कुल। सीएम किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेयर किस पार्टी से? से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मेयर को दे देना 200 अरब दें, कहें कराची बना दे यार। ये 100 अरब मांग रहे हैं फेडरल से। फेडरल से अलग ले लो भाई, मैं नहीं मना करता, फेडरल से भी लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका ही सीएम बैठा हुआ है ना, 200 अरब उससे करवाओ आप रिलीज, कराची को बनाना शुरू अच्छा, करो। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर सीएम एमकेएम से आ जाता है, लेट्स सपोज पाकिस्तान, हम एक जनरली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में सिंध के जो सीएम है वो एमकेएम से हो जाता है, तो फिर क्या कराची पे असर पड़ेगा? देखें, एक तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन मेरा ये ईमान है और मेरी ये सोच कहती है कि जो आज जो टॉप पर है ना उनको नीचे आना है, और जो नीचे वाले हैं उनको टॉप पर जाना है। ठीक है। तो ये वक्त के साथ होना है, ऐसा नहीं हो सकता